हमारे आदरणीय अरुणालाई जी, चीफ सेक्रेटरी उषा शर्मा जी, निखिल डे जी, साथ में हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस अखिल अरोड़ा जी, के राजू साहब, गांधी पीठ फाउंडेशन के अध्यक्ष कुमार प्रशांत जी, सुमन देथिया जी, सरसराज जी, तमाम हमारे बाहर से आए हुए अतिथिगण, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, जैसा मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि एक अभिनव प्रयोग है और उसके लिए मैं अरुणा जी को और निखिल जी को और अखिल अरुणा को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। ठीक कहा गया कि लोकतंत्र में पब्लिक के साथ में डायलॉग कैसे मजबूत बना रहे, ये लोकतंत्र की मजबूती के लिए बहुत आवश्यक है। और मैंने बचपन से देखा है सिविल सोसाइटी का एक महत्व होता है, एनजीओ का एक महत्व होता है। गांधी जी ने भी कहा था कि राजनीति में आधार जो है वो रचनात्मक काम होता है। ये भी रचनात्मक काम ही है कि आप अगर ये सपना देख रहे हो, बजट पेश किया गया जिसका वेलकम पूरे देश में हुआ, उसको हम जन जन तक पहले पहुंचाएं। अगर ये आपने सपना देखा है तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक प्रकार से आपकी जो सोच है वो दर्शाती है किस प्रकार आप पब्लिक के साथ में कमिटमेंट लेके चल रहे हैं जिंदगी के अंदर। सिविल सोसाइटी क्या होती है या सामाजिक काम करना क्या होता है, समाज के लिए हम क्या कर सकते हैं, जनता का बजट जन जन तक, ये आपने नारा गढ़ा मैंने नहीं गढ़ा है, इसलिए आप साधुवाद के पात्र हैं। हमारा काम आप कर रहे हैं, हमारा काम तो कर ही रहे हैं क्योंकि हम सरकार में बैठे हैं, पर जनता का काम आप करें, जनता के लिए कर रहे हैं और जनता के हित में कर रहे हैं, ये आपकी सोच है, उसके लिए आप मुबारकबाद के पात्र हैं। एक सोच व्यक्ति की क्रांति कर सकती है। मैं अरुणा राय जी और कुमार प्रशांत के बारे में दो बातें करना चाहूँगा, जो मेरा परिचय कैसे हुआ उनसे। बचपन से मैं खुद गांधी पीठ फाउंडेशन का एक विंग था, तरुण शांति सेना, जिसका मैं सदस्य था, मैं पढ़ता था कॉलेज के अंदर। गांधी जी के सचिव थे महादेव भाई देसाई, आपने पढ़ा होगा उनकी जीवनी में। उनके लड़के थे नारायण भाई देसाई। उन्होंने एक संगठन बनाया तरुण शांति सेना। अकाल सूखा पड़ जाओ या कोई घटना हो जाओ, शरणार्थी आ गए, 1 करोड़ शरणार्थी आ गए थे हमारे यहाँ बांग्लादेश के युद्ध के, 1 करोड़ शरणार्थी आ गए। उस वक्त में वो कैंप लगाया करते थे और हम लोग ले आता था। ऐसे कई कैंप में मैं गया था तो वहाँ कुमार प्रशांत भी आते थे, मैं इनको जानता नहीं था। मैं बैंक वेंचर था, मुझे बोलना नहीं आता था, ना मैं खड़ा हो सकता था, मैं बोल सकता था। मुझे कोई कह देता मेरा नाम पुकार लेते तो मुझे बहुत गुस्सा था, उसके ऊपर नाम क्यों पुकार लिया।
मेरी स्थिति जिंदगी में ये रही है। और कुमार प्रसाद उन लोगों में थे जो कोई विषय छोड़ते ही नहीं थे बोलने को। तो मेरा परिचय एक तरफा था, जैसे एक तरफा प्यार होता ना कई बार। ये जोरदार एक ये थे, एक हमारे संतोष भारती थे, एक पत्रकार हैं, वो थे। कुछ लोग थे जो हर वक्त बोलते थे, मैं हर वक्त राम राम करता था, कोई मेरा नाम पुकार नहीं ले बोलने। वो मेरी स्थिति थी। तो ये 50 साल की बात है, 50 साल पुरानी बात है जो मैं याद कर, वो संबंध मेरा इनके साथ में। और मेरा मिलना भी 40 साल तक नहीं हुआ इनसे, 40 साल तक नहीं हुआ। 40 का मतलब 38 हो सकता है, 42 हो सकता है। मैंने जैसलमेर में इनको देखा अभी 10 साल पहले, 8 साल पहले सर्वोदय की मीटिंग में आए थे, वहाँ पब्लिक मीटिंग में। मैं इनको जानता था, इनका आर्टिकल पढ़ता रहता था मैं, और याद करता वो वही कुमार प्रसाद थे जो तरुण साथी से था, पर मेरा परिचय कभी नहीं रहा। तब वापस हमारा परिचय हुआ है। अब मैं इनको कहता रहता हूँ कि राजस्थान में हम गांधी म्यूजियम बना रहे हैं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की तरह हम लोग महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस बना रहे हैं, आप अपना में सहयोग करें। मुझे अच्छा लगा कि मेरे आग्रह को स्वीकार किया। अब ये कभी कभी, अभी सुब्बाराव जी हमारे बीच नहीं रहे, जैसे सुब्बाराव जी बड़े जालिम थे, पर ये लगा था अब आते रहते हैं। एक तो परिचय, एक मैंने कहा एक छोटा सा विचार क्रांति कर सकता है। मेरा परिचय अरुणा राजे से, निखिल डे से हुआ है। मैं इनको जानता नहीं था, मैं मेंबर पार्लियामेंट था, केंद्रीय मंत्री था, गांव में घूमता रहता था कासोटे के अंदर। जोधपुर जिले में मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी भाग और फल घूम रहा था। मैं खाली 4 लाइन मैंने पढ़ी प्रातः पत्रिका के अंदर कि अरुणा राय और निखिल डे, जो भी नाम थे, मुझे याद नहीं उस वक्त कौन नाम होंगे, ये लोग धरना दे रहे हैं ब्यावर के अंदर, सूचना का अधिकार मिलना चाहिए। मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो बात तो ठीक कर रहे हैं, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी की दिमाग बचपन से हमारे दिमाग में थी, तो जिंदगी में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, व्यक्तिगत जीवन में भी और सामाजिक जीवन में भी और राजनीति में भी और सरकार के अंदर। मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ। मैं प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बन गया यहाँ पे, और इनका धरना चल रहा था यहाँ पर स्टेशन सर्कल पर। मैं धरने में चला गया, मेरा कोई परिचय नहीं था। जाके धरने में बैठा, बातचीत करी, बात सुनी, इस प्रकार मेरा परिचय हुआ। सरकार भगत सिंह जी की थी उस वक्त, और मैंने इनको समर्थन किया कि आपका बहुत अच्छा आइडिया है, हम लोग आपका समर्थन करते हैं। सहयोग ऐसा बैठा कि मेरे ख्याल से साल भर के आसपास में खुद ही मुख्यमंत्री बन गए। पता नहीं उसमें अरुणा राय जी की दुआएं काम आई होगी, ये बन जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा। और अचानक बन गया मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री बनते ही मैंने वो बात याद रखी धरने वाली, और मैंने प्रशासनिक आदेश से सूचना का अधिकार बना देना। परंतु अरुणा राय और निखिल डे बड़े चालाक लोग हैं, होशियार लोग हैं, बात को मनवाना जानते हैं, जवाब देना जानते हैं। अभी मेरे पीछे पड़े हुए रोज के, तो ये उसे संतुष्ट नहीं हुए। नहीं, हम आपके प्रशासनिक आदेश को नहीं मानते, हम आपके
आप एक्ट बनाइए असेंबली के अंदर, एक्ट बनाइए। मैं कह अरे कहाँ मेरा पाला पड़ गया लोगों से। मैंने तो कहा कि लोग मैंने बना दिया, काम मेरा हो गया, ये तो बिल्कुल पीछे पड़ गए। आखिर में मुझे कमेटी बना करके मिस्टर पी.एन. भंडारी थे, आप जाइए, उनकी अध्यक्षता में, और वो एक्ट बनाना पड़ा, उसको पास करवाना पड़ा। ये वो हस्ती बैठे हुए यहाँ पर, ये कोई मामूली मीटिंग नहीं हो रही आप लोगों की। आप लोग भी अपने आप में एक पहचान रखते हो समाज के अंदर, कमिटमेंट है कि आप सुबह जो यहाँ बैठे हुए हो, मुझे गर्व इस बात का है। और ये लोग भी जिंदगी बिता दी है, क्या पढ़ा था, ये ऑफिसर थी अरुणा राय, क्या जरूरत थी इनको, चेन्नई की रहने वाली, रिश्ता नहीं राजस्थान से, तो राजस्थान वीरों की धरती है, यहाँ के इन्होंने काम संभाला, सेवा की, निखिल डे समर्पित है पूरी तरह से। मैंने कहा अरुणा जी को एक बार आप निखिल डे को मुझे गोद दे दो। मुझे नहीं तो सरकार भी दो भाई, कुछ भी करो, तो मैं ज्यादा काम कर लूंगा यहाँ पर राजस्थान में। इस प्रकार से हमारे ये पैसे हैं, और इन पैसों के आधार पर हम लोग आज यहाँ बैठे हुए। कहूँ हमारे केरानी साहब है, वो तो हमारे अपने हैं, राहुल गांधी जी के ऑफिस में भी है, वहाँ बहुत लंबे अर्से से सेवा कर रहे हैं, कमिटमेंट वाले व्यक्तित्व हैं। एक अभी विचार सुना आपने इनके, किस प्रकार से इनके विचार हैं आप सब जानते हैं। ये भी कभी कभी आते रहते हैं, और भी और साथी आए, मैं भी मिला वहाँ ऑफिस के उनसे। तो इस प्रकार से ये सिविल सोसाइटी या NGO काम करते हैं। सरकारों को उनको सेव करना चाहिए, इस सरकार का काम ही कर रहे हैं। गुड गवर्नेंस के लिए भागीदारी निभाना चाहते हैं, बल्कि गुड गवर्नेंस को सुनिश्चित करने के लिए अपनी भागीदारी देना चाहते हैं। सोच का फर्क होता है। एक नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, पर सरकार में बैठे हुए किसी बहुत बड़े व्यक्ति ने कहा कि सामाजिक कार्यकर्ता सिविल सोसाइटी सरकार के दुश्मन है। हम कहते हैं कि सिविल सोसाइटी है और एक्टिविस्ट हमें गवर्नेंस में सुधार कर, हम कहते हैं, वो कहते हैं कि ये तो दुश्मन है हमारे। हम कहते हैं कि सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट जो है हमें गवर्नेंस में सुधार का मौका देते हैं। देखिए ह्यूमन नेचर होती है, ह्यूमन काम करते हैं, कहीं कहीं गलतियां होती है सरकार की। इस सरकार में बैठे मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, विधायक कोई बात ऊपर से आते नहीं है, वही आप में हमेशा होते हैं। गलती कौन नहीं कर सकता है, पर अगर गलती होती है, सुधारने वाला कोई बोलने वाला होता है, हर व्यक्ति नहीं हो सकता है। लाखों करोड़ों की आबादी होती है, सब कैसा भी कह सकते हैं मुख्यमंत्री को या मंत्री को या मैंने कुछ तो भी कह सकते हैं। और कुछ लोग कहने वाले होते हैं, कुछ लोग बार बार कहने वाले होते हैं, कुछ लोग कमिटमेंट बढ़ जाता है, वो सिविल सोसाइटी बन जाती है। इस रूप में काम होते हैं, और मैं समझता हूँ हमें उनको सम्मान देना चाहिए, बल्कि उनकी बात ध्यान से सुननी चाहिए, और आलोचना को माइंड नहीं करना चाहिए जिंदगी के अंदर। सुधार का मौका मिलता है आपको। ठाकुर साहब की बात करना जिसके लिए की जाती है वो खुद ही दुख पाता बाद में। हमेशा बात की जाती है, करनी चाहिए जो बात सही हो, सत्य हो। सत्य ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है, ये गांधी जी का बहुत बड़ी बात है। इसके अंदर कई गहराई में जाएंगे तो बहुत आपको मजा आएगा। सत्य ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है। वास्तव में सत्य ईश्वर है, और उसके लिए मैं एक बात बताऊं आपको। मैं कई बार गांधी दर्शन
समिति बना के मैंने सब जिम्मेदारी की, प्रदर्शनी लगाई गांधी जी के, सत्याग्रह किया। एक में लास्ट दिन जाता हूँ, एक दिन तो सत्य ईश्वर है, इसलिए सत्य गांधी जी ने जो कहा था, मैं एक उदाहरण देता जनता को जो बैठे रहते 500, 7,000, 2,000। मैं कहा ये बताओ, किसी की मृत्यु होती है, दाह संस्कार में जाते हैं हम लोग, तो रास्ते में क्या बोलते हुए जाते हैं? राम नाम सत्य है। ठीक है, राम नाम सत्य बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? राम नाम सत्य, सत्य बोले गत है, ये बोलते हैं, ये बोलते हैं ना। थोड़ी भाषा में अलग फर्क हो सकता है, पर उसका मीनिंग यही है। तो मैंने कहा एक बार बताओ, ये राम नाम सत्य, सत्य बोले गत है, ये कब शुरू हुआ होगा? तो 1,500, 2,000 लोग बैठे होते हैं, कोई जवाब किसी के पास नहीं। मैं सदियों से शुरू हुआ होगा, किसी को नहीं मालूम है। इसका मतलब हमारे पूर्वज जो थे, उस जमाने के अंदर भी राम को और सत्य को एक मानते थे, मतलब ईश्वर को और सत्य को एक मानते थे। जो कहना राम का नाम ही सत्य है, सुनिए, राम का नाम ही सत्य है, और अगर सत्य बोलोगे तो ये आप गत प्राप्त करोगे, मतलब स्वर्ग में जाओगे। राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत है। अगर गांधी जी की जो प्रासंगिकता है, रेलेवेंस है, वो आज सबसे अधिक है देश का, आज सबसे अधिक है। और इसलिए इसमें आपने देखा होगा सद्भावना भाईचारे की बात बजट में करी है। देश में पहला राज्य जिसने हमने शांति अहिंसा का प्रकोष्ठ बनाया पहले, फिर मैंने डायरेक्टर बना दिया, और आज मैं घोषणा करता हूँ इसको मैं विभाग बना के रहूंगा। शेष मौन है बैठी हुई है उषा जी, आप नोट कर लीजिए, इसको विभाग बनाना है अपने को। सबसे ज्यादा आवश्यकता कोई देश में है कि चीज की या व्यवस्था की, वो है हम सब हिंदुस्तानी लोग प्यार से, मोहब्बत से, भाईचारे से, सद्भावना से रहें, तब जाके बजट बनते जाएंगे, एनजीओ जुड़ते जाएंगे, बजट इम्प्लीमेंट भी होंगे, सब लोग सुख शांति से रहेंगे, मानव संसाधन अच्छा बनेगा, नई पीढ़ी जो इसको आप देश को सौंप बनाना चाहेंगे, जाएंगे, हम सब लोग धीरे धीरे सब जाएंगे। अच्छा मानव संसाधन बनेगा देश के अंदर, अच्छे चरित्रवान लोग बनेंगे। आपस में जिस घर में परिवार में झगड़े होते हैं, वो परिवार कभी ऊपर नहीं उठता है। जिस गांव में झगड़े होते हैं, वो गांव में कोई विकास नहीं होता है। जिस देश में झगड़े होते हैं, फसाद होते हैं, वो भी आगे नहीं बढ़ सकता है। समझने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। इसलिए शानदार बजट हमने बनाने का प्रयास किया। मुझे खुशी है कि आप सभी ने, निखिल तो कहते ही रहते हैं, बजट बहुत शानदार, इसलिए आपने जनता का बजट जन जन तक आपने कुछ नारा दे दिया, गीत बना दिया। मिस्टर राजू कितने खुश हुए। गीत सुन रहा हूँ मैं पहली बार, लोग आलोचना करते हैं हमेशा बजट की, गीत हो गए उसके ऊपर, बताइए आप। तो मुझे इस बात का आत्मा संतुष्टि है कि लड़ा को मैं श्रेय देना चाहूंगा। अगर ये नहीं होता तो शायद सब बजट नहीं बन पाता। सोच होती है, अपनी सोच होती है। बहुत कहीं कि मैं आपको हर चीज एक्सप्लेन करूं, पर जो हमने स्वास्थ्य बीमा के लिए ये सीधी योजना बनाई है, मैं आप सबसे अपील करना चाहूंगा, इसको गरीब तक पहुंचाएं जिसको बेचारे को मालूम नहीं होता है, समझ नहीं पाता, अनपढ़ है, डेस्टिट्यूट है। 10 लाख का बीमा किसे कहते हैं परिवार का, और लोगों को पता नहीं है।
10 लाख के अलावा भी अगर उसके किडनी ट्रांसप्लांट करानी है, अगर उसके लीवर ट्रांसप्लांट होना है, अगर उसके ऑर्गन ट्रांसप्लांट होना है, कुकले प्लांट लगना है, अगर इसके चाहे 8 लाख खर्च हो, 10 लाख हो, 15 लाख खर्च हो, 10 लाख के अलावा उसको खर्चा दिया जाएगा, सरकार उसका ऑपरेशन कर रहा है। हिंदुस्तान में वही हैं। मैंने अभी अमित शाह जी आए थे यहाँ पर एक मीटिंग के अंदर, उत्तर छत्तीसगढ़ से। मैंने उनको कहा आप जाके प्रधानमंत्री जी को कहिए मेरी तरफ से जिसकी वो पूरे देश में लागू करें। सोशल सिक्योरिटी है, ये रेवड़ी नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी का रेवड़ियाँ बट रही है, रेवड़ी नहीं है, ये एक प्रकार से सोशल सिक्योरिटी है। गरीब आदमी मालूम पड़ता है कि मेरे तो कैंसर हो गया है, किडनी खराब हो गई है, तो उसके तो पता नहीं गहने बेचेगा, मकान बेचेगा, क्या करेगा। आज मैंने आईपीडी ओपीडी सब फ्री कर दिया। एक्सीडेंट हो जाए किसी के दुर्भाग्य से, डूब जाए पानी में, मर जाए आदमी कोई कारण से, इसी चीज योजना के साथ में 5 लाख का बीमा उसका भी हो गया। कहने का मतलब ये जो आज आपने प्रोग्राम रखा है कि जो बहुत विस्तार से आप लोगों ने बताया दिन भर की डिस्कशन को, इतने मैंने एग्जाम्पल दिया आपको। ये तमाम जो काम हमारे हैं इतने बड़े काम हैं कि वक्त लगता है होने में भी, पर अगर दबाव पड़ा रहेगा हमारे ऊपर सिविल सोसाइटी के लोगों का, गहरे में जाएंगे तो ये काम जल्दी इम्प्लीमेंट होंगे। इसमें मैं इसको देखता हूँ, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। आपकी मेहनत के आधार पर जो आपकी रिपोर्ट बनेगी, आपकी जो रिपोर्ट बनेगी वो उस सहमारी को मैं कहूँगा कि आप अपने यहाँ पर इसके लिए अलग से एक ग्रुप बना लें। अखिल अरोड़ा जी, उषा जी मिलकर के और लोगों को साथ देख करके चाहेंगे कि पूरी मॉनिटरिंग हो कि नए नए सुझाव आपने क्या दिए हैं। सुझाव हमारे पास ही बहुत है, कामें होती रहती है, परंतु जो आप लोगों ने पब्लिक की नब्ज समझ करके अपने अनुभव से सुझाव दिए हैं, उनका भी हम उपयोग करना चाहेंगे, जिससे और खूबसूरती के साथ में हमारा बजट इम्प्लीमेंट हो सके। ये मैं चाह रहा था। इसलिए मुझे आपको ये कहना है कि हमारी योजनाएं तो लंबी चौड़ी है, खूब हमने उसमें किसानों का ध्यान रखा है, किसानों ने अलग बजट पेश किया है, कई स्कीम उनके लिए लेके आए हैं। और मैंने कहा अगला बजट में चाहूँगा युवाओं को, छात्रों को, अभी आपने अपनी बात कही है सुमन देवतिया जी ने, उस वक्त मैंने कहा कि हम लोग युवाओं को, छात्रों और महिलाओं को, हम चाहेंगे अगला बजट हम युवाओं को, छात्रों को और महिलाओं को समर्पित करें। राजस्थान के और सिविल सोसाइटी के भाइयों बहनों से मैं कहना चाहूँगा, इसमें अभी से ही आप जो आपके दिमाग विचार आए, सुझाव आए, आप अखिल निखिल को दो। हम चाहेंगे अगली बार कैसे हम उनको सम्मिलित करने का प्रयास करें, क्योंकि हालात बड़े गंभीर है देश के भी, पूरा देश चिंतित थे इस बातों को लेके। इसलिए आप लोगों का ऐसे वक्त में ये प्रोग्राम करना, मैं समझता हूँ कि हमारे लिए भी सुकून की बात है। क्योंकि सुकून की बात है जब माहौल अगर थोड़ा तनाव का हो, हर व्यक्ति तनाव में हो, तो चिंता लगी रहती है कई तरह की। कोई दंगा हो गया, आप देख रहे हैं राजस्थान में करौली में क्या हुआ, जोधपुर में क्या हुआ, छोटी छोटी घटनाओं के लिए कोई तलवार चला रहा है, कोई चाकू लगा रहा है, कोई गला काट रहा है उदयपुर के अंदर। जो सरकार के ऊपर लोगों को विश्वास था, प्रदेशवासियों को, हमने जो तत्काल अरेस्ट कर लिया दोनों व्यक्तियों को, जो व्यक्ति ने ये कर्म किए थे। मैं खुद चला गया उनके घर पे नेक्स्ट डे,
विश्वास हुआ जनता को कि सरकार ऐसे वक्त में जो कर सकती है, कोई कमी नहीं रख रही है। सरकार के विश्वास काम आया, वरना वो घटना ऐसी थी, उससे बड़े रूप में दंगे भड़क सकते थे, कंट्री के अंदर भी, प्रदेश के अंदर भी। इस माहौल में मैंने कहा प्रधानमंत्री जी से, मैंने भी कहा कि विपक्षी पार्टियों ने कहा, एक आप संदेश दे दीजिए देशवासियों को कि देश के अंदर शांति, सद्भाव, भाईचारा कायम रहे। मैं आपसे मार्मिक अपील करता हूँ। पहले उन्होंने अपील करी थी कोरोना के अंदर ताली बजाने की, तो आप अपील कर दीजिए। और क्योंकि आप प्रधानमंत्री हैं और जो रास्ता आपने अख्तियार किया है, उस रास्ते में आपकी बात मानेंगे लोग। जब आपने एक धर्म को चुन लिया है देश के अंदर, जब आपने तय कर लिया है कि मुझे धर्म के आधार पर राजनीति करनी है, खुले रूप में करनी है, छिपा के भी नहीं करनी है, तो रास्ता आपका वो है जिसमें आपकी बात सुनी जा रही है, सुनी गई है। क्यों नहीं आप कहते हो शांति, सद्भाव, भाईचारा कायम रहे देश के अंदर, और मैं किसी कीमत पर हिंसा को बर्दाश्त नहीं करूंगा, इतना कह रहा हूं। अब आप बताइए, अब मेरी बात को जो है, मेरी बात तो क्या, मैं तो एक अकेला व्यक्ति हूँ, पर जो विपक्षी पार्टियों ने मांग करी, सोनिया गांधी ने मांग करी, और प्रधानमंत्री को पता नहीं क्या हो गया, इस बात पे एक बार उन्होंने कहा था, मैंने उनको याद दिलाने का प्रयास किया, जब आप प्रधानमंत्री बने थे पहली बार, तब राजस्थान में लीचिंग हो गई थी। तब आपने कहा था ये जो लीचिंग करने वाले लोग हैं, भीड़ तंत्र है, वो असामरिक तत्व है। मैंने कहा आपने जब ये बात कही तो लोगों ने वेलकम किया आपका कि प्रधानमंत्री ठीक बोल रहे हैं। और आज स्थिति और ज्यादा बिगड़ चुकी है देश के अंदर। किसी गली मोहल्लों में भी लोग रहते हैं माइनॉरिटी मेजोरिटी के नाम से, 10% रहते हैं, 90% रहते हैं दूसरी तरफ के लोग, तो चिंता करते थे हर वक्त 10% वाले, पता नहीं कल कोई बात होगी तो हमारे यहाँ क्या होगा, क्या वो हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी हो, तो कम मेजोरिटी में रहेगा, माइनॉरिटी में रहेगा, वो हो गया चिंतित रहेगा। ये माहौल देश में बना है, इस माहौल को समाप्त कीजिए, देश के हित के अंदर है। और अभी तक मैं समझता हूँ कि किन कारणों से वो एक पहली बार बोले थे, वो अभी बोलने सबसे बड़ी आवश्यकता बोलने की है। मैं बड़ा सोच रहा था कि जब एनजीओ के बारे में मैं उनको अपील करूंगा दूसरी बार कहीं मौका रखते ही कि प्रधानमंत्री जी आप एनजीओ से प्यार करना सीखो, सिविल सोसाइटी वालों से उनके प्यार करो, उनके विश्वास करो, आपको आनंद की अनुभूति होगी। आपको आनंद की अनुभूति होगी। हाँ, ये भी कोई लोग हैं जो कि कुछ मुझे कह सकते हैं, बात कर सकते हैं, सही बात कह सकते हैं, मेरी आलोचना कर सकते हैं। आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो भाषणों के अंदर, लोग सुन रहे, क्योंकि एक धर्म के नाम है राजनीति हो रही देश के अंदर। वो रास्ता आपका कहां तक बढ़ेगा जाएगा, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। पूरी दुनिया देख रही है हिंदुस्तान के अंदर एक धर्म की राजनीति होने लग गई है, और वो बहुत खतरनाक होती है, बहुत खतरनाक होती है, ये समझना पड़ेगा हम लोग। उन हालातों में मुल्क चल रहा है, इसलिए मैं बहुत चिंतित हूँ। मुझे लगता है मैं नहीं चिंतित हूँ, मेरी तरह लाखों करोड़ लोग चिंतित थे, बोल नहीं पा रहे, डर के मारे, कहीं ईडी, कहीं सीबीआई, कहीं इनकम टैक्स, बताइए आप। और सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है। मैंने कहा वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो दिल्ली में कि अभी ईडी का आतंक है देश के अंदर। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अंदर आया, एआईसी के अंदर बैठा रूम के अंदर, आधे घंटे में वहाँ न्यूज आ रही है सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की तमाम जो पावर है उस पर कठोर मोहर लगा दी है।
कोई अरेस्ट करने की पूरी जरूरत नहीं आपको। प्रॉपर्टी अटैच कर लो, किसी की भी कोई पूरी जरूरत नहीं। एफआईआर की कॉपी होती है, उनकी अलग तरह की एफआईआर होती है, कॉपी भी देने की जरूरत नहीं आपको। बोले पुलिस से ही पावर ज्यादा ईडी को मिले हैं देश के अंदर। एक भानु प्रताप मेहता है, लेखक है, राजस्थान के वैसे रहने वाला ओरिजिनली, वो आर्टिकल लिखते रहते उन्हें धज्जियां उड़ा दी है, किस प्रकार का फैसला आया है। तो कहने की बहुत सारी बातें हैं, खाली मैं इतने कहना चाहूंगा कि हम लोग सब मिलकर के ये जो बजट में आपने बातें दिन पर तय की हैं, मैं चाहूंगा कि इसको पूरी मॉनिटरिंग हम भी करें, आपके सुझाव देखते रहें। और आपसे मैं अपील करूंगा जितना संभव हो आपसे, आपकी भी एक लिमिटेड हो सकती है, हमारे कार्यकर्ता की जिस पार्टी की सरकार होती है उसके कार्यकर्ता काम अपना हिसाब से करते ही हैं। गाँव में सरपंच हो, वार्ड पंच हो, चाहे वो एमएलए हो, एमपी हो या पॉलिटिकल पार्टी कार्यकर्ता हो, वो कमी नहीं रखता, अपने हिसाब से बात करता है, बताता भी है ये हमारी सरकारी स्कीमें हैं, ये हमारी उपलब्धि हैं। तो उनके बताने का मतलब है कि कांग्रेस पार्टी सरकार है या बीजेपी की सरकार है, तो ये आगे हमें अपनी बात कह रहे हैं, अपने हिसाब से कह रहे होंगे। और सिविल सोसाइटी जो है ना वो एक्स ना वाई ना जेड पार्टी की होती है, वो इस प्रकार निष्पक्ष होकर बात करते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट में बात करते हैं, कमिटमेंट के कारण बात करते हैं। मैं समझता हूँ आपकी बात का वजन कई गुना ज्यादा होगा पब्लिक के भी। आप जब जाके बताएंगे उनको, देखिए आप कार्ड बनवाइए इसका चिरंजीवी का, नहीं बनवाएंगे तो तकलीफ होगी आपको। जिसके बाद कार्ड हो गया, मैं समझता हूँ कि सिक्योर होगी हेल्थ के लिए, राइट टू हेल्थ हम बिल लेके आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि शिक्षा पे हमारा थीम जो रहेगा आने वाले वक्त के अंदर भी वो रहेगा, शिक्षा रहेगी, जिसमें हमने जाल बिछा दिया कॉलेज का। गर्ल्स शिक्षा आज मालूम आपको, राजस्थान में गर्ल्स शिक्षा में राजस्थान लड़कों से ज्यादा लड़कियां पढ़ने लगी राजस्थान के अंदर, हायर एजुकेशन के अंदर। शिक्षा हमारा एजेंडा है पार्टी का, स्वास्थ्य हमारा एजेंडा है, सोशल सिक्योरिटी हमारा एजेंडा है। बाकी तो महिला अत्याचार हो या कानून व्यवस्था हो या पानी हो, बिजली हो, सड़कें हो, सब काम करने हम लोगों को है। तो जो हमने बजट पेश करने का प्रयास किया है उसमें कई नवाचार किए हैं और सोच समझ के किए हैं हम लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर उसका अपना एक गुड गवर्नेंस के आधार पर राजस्थान को जिन ऊंचाइयों में ले जाना चाहते हैं हम लोग, अकाल सूखे की स्थिति बनी रहती थी कोई जमाने के अंदर राजस्थान के अंदर। मुझे खुशी है जिस प्रकार जैसे मैंने कहा आपको राइट टू इंफॉर्मेशन का एक्ट बनाया अरुणा जी ने, उसके बाद में बढ़ते गया, वाजपेयी गवर्नमेंट ने कुछ आगे बढ़ाया, परंतु असली जब यूपीए गवर्नमेंट बनी, नेशनल एडवाइजरी कमेटी बनी, सोनिया गांधी बनी चेयरपर्सन उसकी, अरुणा जी उसकी मेंबर थी, पूरा ग्रुप बना, तब जाके आप देखिएगा जो क्रांतिकारी कदम हुआ आजादी के बाद पहली बार, जिसमें आपका आरटीआई पूरी वर्ल्ड के अंदर मैसेज गया उसका। ये कोई मामूली बात नहीं है। सूचना के अधिकार को कमजोर किया जा रहा अलग बात है, वो कमजोर किया जा रहा है उसको सभी तरह से। नरेगा बताइए, मैं बचपन से घूमता हूँ गाँव के अंदर, मैंने जो कुछ सीखा जोधपुर के गांव में सीखा है। आज मैं अगर मेरी कलम 4 साल अकाल पड़ गए थे मेरे पहले टर्म के अंदर 98 के अंदर, वो शानदार प्रबंधन किया, पूरा देश याद करता है राजस्थान के प्रबंधन को, घर घर के गेहूँ पहुंचा दिया, काम केवल अनाज कर दिया। तो लोग तरसते थे अकाल सूखे के अंदर, गायों के लिए चारा कहाँ जाएगा, पीने का पानी मनुष्य के लिए, गायों के लिए कहाँ जाएगा, मजदूरी नहीं मिलती थी, ये स्थिति थी। आज अरुणा जी बैठी हुई यहाँ पर, आपने जो सुझाव दिए वहाँ पर वो क्रांतिकारी सुझाव है। आज जो
महात्मा गांधी नरेगा बन गया है। अब मेरा अनुभव कहता है 20 साल से उसके बाद वो हाहाकार नहीं बचता गाँव के अंदर। अब कमी हो सकती है, लेकिन बोलते रहते हैं हम लोगों को, हमें टाइट करता रहता है बैठा बैठा कि यार इसमें ये कमी है, ये नहीं कमी है, कई बताते रहते हैं। पर कम से कम कानून बना के आज अधिकार मिल गए हैं। अब कानून के, पार्लियामेंट के कानून से अधिकार मिला आप लोगों को, ये कोई मामूली बात है क्या? सरकार कोई आओ भले वो बदल नहीं सकते। आप बताइए, 14 में सरकार बनी, मैंने खुद ही सुना मोदी जी को पार्लियामेंट के अंदर, क्या आप लोगों ने कानून बनाया नरेगा का, ये मैं खत्म नहीं करूंगा। उनके मायने उठा था, खत्म इसलिए नहीं करूंगा कि ये बहुत बकवास कानून है, ये हमेशा जनता को याद दिलाता रहेगा, ये आपके स्मारक के रूप में रहेगा, मैं खत्म नहीं करूंगा। ये उन्होंने टॉन्टिंग किया था वहां पर, और जो मजदूर लाखों करोड़ पैदल चलते रहे अभी कोरोना के अंदर, तभी नरेगा ही काम आया बचाने के लिए। ये अरुणा जी के वक्त का बना हुआ है, आरटीआई बना हुआ है, राइट टू एजुकेशन बना हुआ है। गरीब का बच्चा बेचारा पढ़ नहीं सकता है स्कूल के अंदर, अंग्रेजी स्कूल के अंदर। हालांकि हमने यहाँ नया प्रयोग किया अंग्रेजी स्कूल का महात्मा गांधी के नाम से, बहुत सक्सेसफुल। फूड सिक्योरिटी एक्ट बताइए, 2 रुपये किलो गेहूं, 3 रुपये किलो चावल देश के अंदर मिलना, ये तमाम कानून बने उस वक्त बने थे। ये सिविल सोसाइटी का, ये अरुणा खुद उसकी प्रतीक है सिविल सोसाइटी की, उससे कानून बनवाइए यूपी गवर्नमेंट वक्त में, क्यों भूल जाते हैं लोग। इतने मैं कहना चाहूंगा, सिविल सोसाइटी का जो महत्व है उससे कोई इनकार नहीं कर सकता है, और जो इनकार करता है उसका डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं है, ये मैं कहना चाहूँगा। मेरा आरोप है जो सिविल सोसाइटी को डिस्कार्ड कर रहा है उसका लोकतंत्र में यकीन ही नहीं है। वो लोकतंत्र का मुखौटा पहन के लोकतंत्र की बात करता है चुनाव जीतने के लिए खाली, बस। चाहे दुनिया कोई मुल्क में हो, इस रूप में देखिए, एक तरफ सिविल सोसाइटी सुलझा देती है, पब्लिक का मूड क्या है, नब्ज क्या है, और सरकार चलती है तो उसका लाभ मिलता पब्लिक को। लाभ किसको मिल रहा है? आरटीआई का, नरेगा का, आरटीई का, फूड सिक्योरिटी एक्ट का, किसको लाभ मिल रहा है? जनता को मिल रहा है। ये हमें समझनी पड़ेगी बात। अब षड्यंत्र करके जो गाँव बना दिया हमारे खिलाफ में, वो आज लोकपाल भी गायब हो गया, अन्ना हजारे साहब खुद ही गायब हो गए। भैया पूरा आतंक मचा लगा था, वो कहाँ गए लोकपाल? कोई बात करता लोकपाल की? काला धन लेके आएंगे। सरकार बन गई, मोदी जी ने कमेटी बनाई सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में, नाम सुन लो। 8 साल के अंदर वो काला धन की कमेटी का क्या हुआ? कोलगेट कहाँ गया? 2G स्टेडियम कहाँ गया? किसी को मालूम है? अरे डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी भी नहीं है। धर्म के नाम पे आप ये जाति के नाम भड़का दो लोगों को, धर्म के नाम भड़का दो, और वो आज नहीं तो कल लोगों को असली समझ में आ जाएगी। पेट में अनाज जाएगा, भूख मिलेगी तब जब वहां पे खाना मिलेगा उसको। कब तक करते रहोगे? महंगाई, भयंकर, जीना मुश्किल हो रहा लोगों का, बेरोजगारी हाहाकार मचा हुआ नौजवानों के अंदर। अग्निपथ लेके आ रही है, अग्निपथ। मेरे ख्याल से इस साल का सबसे मजा कोई हुआ देश के अंदर, वो अग्निपथ हुआ है। 4 साल की नौकरी 22 साल में घर बैठ दो। 4 साल की 4 साल की नौकरी, रिटायरमेंट हो गया 4 साल में आपका, 22 साल में रिटायरमेंट हो गया आपका। अभी 2 साल की छूट दी गई, अभी 24 साल तक, और 25 मिनट लोगों को लेंगे नौकरी में। बाकी तुम लोग फिरते रहो, आपने अच्छे हथियार चलाना सीख लिए हैं, तुम मरिए लोग काम करो।
वो क्या करेंगे आपको मालूम हो सकता है? क्या है, इतनी बड़ी मजाक आज तक नहीं देगी कभी। पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं, आपकी सेनाओं का हो रहा उसके ऊपर फैसला, फोर्सेस का। पार्लियामेंट प्रॉपर प्लेटफॉर्म है, पार्लियामेंट डिफेंस कमेटी होती है, नेशनल डिबेट होती है, फिर फैसला होता है देश के भविष्य का। बताइए, इतना बड़ा फैसला कर दिया नौजवानों के लिए, 22 साल बाद वो क्या करेगा? और कोई जवाब नहीं। उनको धमकी दे दी नौजवानों को, अगर पुलिस केस बन गया तो तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी, बेचारा घर बैठ गया। कमर में आग लगी हुई लोगों की। पार्लियामेंट में चलती नहीं है, ना डिस्कशन होता है, ना जीएसटी पे, महंगाई पे, बेरोजगारी पे, ना आपके अग्निपथ पर। अब अग्निवीर बना रहे हैं। अग्निवीर हो या ये जो नाम देते हैं मोदी जी, ये तो आरएसएस और बीजेपी की बहुत बड़ी क्या कहते हैं, ये करामात है, नए नए नाम जोड़ने की, अपना सबका साथ सबका विकास और क्या क्या नाम देते हैं, बहुत लंबी फहरिस्त, वो उन्हीं को मुबारक हो। यही बात करता था, पता नहीं अब क्या इतनी कम है बातें, पर मैं समझता हूँ सुबह साथ बैठे हुए हो, बहुत बातें हो गई। आप सबको मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आपने हमारे बजट को दो बातें, आपने हमारे बजट को नंबर 1, जिसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किन शब्दों में आपका आभार व्यक्त करूं, हमारे बजट का आपने क्रेडिबिलिटी प्रदान की है, विश्वास किया, उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। और नंबर 2, उस बजट का आप जनता तक पहुंचाएंगे, जनता को लाभ कैसे मिले सुनिश्चित करेंगे, ये काम आप भागीदार निभाएंगे, उसके लिए आप बहुत बड़े धन्यवाद के पात्र हैं। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद।